नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन गोस्वामी और आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का फिफ्थ यूनिट फोर्थ सेमेस्टर का वर्किंग एंड रेगुलेशन ऑफ एमएनसी इन इंडिया। देखिए, एमएनसी का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में रिलेटिवली नया है। साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये जो कंसेप्ट है उनके बहुत पहले से शुरू हो चुका है और उनके डेवलपमेंट के पीछे बहुत बड़ा कारण ये एमएनसीज भी हैं। लेकिन 1960-70s के दौर में हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई थी और हम डिस्करेज करते थे विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए। और जब 1991 में भारत में वित्तीय रिफॉर्म किए गए उस समय की गवर्नमेंट ने, उसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की नीतियां अपनाई। तो उसके बाद फिर भारत में एमएनसी का जो है कंसेप्ट शुरू हुआ। और आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और। देखिए, सबसे पहले हमें समझना ये है कि एक फॉरेन कंपनी क्या होती है। तो फॉरेन कंपनी सेक्शन 242 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो डिफ़ाइन किया गया है, तो उसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो बनी भारत के बाहर में होती है और वो भारत में कोई किसी स्थान पर बिजनेस करती है या स्वयं बिजनेस करती है या कोई एजेंट नियुक्त करती है। वो फिज़िकली वहाँ पर मौजूद होती है या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना बिजनेस करे तो भी वो फॉरेन कंपनी कहलाती है। और दूसरा क्लॉज ये है कि बिज़नेस कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी करे किसी भी अदर फॉर्म में। देखिए, ये जो डेफिनेशन है ये लीगल डेफिनेशन है और लीगल डेफिनेशन के कई सारे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। देखिए, जैसे बी पार्ट जो है, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, यानी बाकी सारी चीज़ें जो डिसाइड किया जा सके। अब देखिए, समझना ये भी ज़रूरी है कि कितने प्रकार की फॉरेन कंपनीज होती हैं जिन्हें हम ओवरऑल, जैसे आपके सिलेबस में है एमएनसी इन इंडिया, तो इसमें ये तीनों ही शामिल होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि असल में कंपनियाँ जो है फॉरेन कंपनीज होती है वो तीन प्रकार की मुख्यतः होती है। देखिए, एक होती है इंटरनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल कंपनी क्या करती है? ये कोई सामान नहीं बनाती, ये वस्तुओं का आयात करती है या निर्यात करती है या दोनों करेगी, ठीक है। लेकिन ये अपने देश छोड़कर किसी और देश में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, ठीक है। हम एक, जैसे अभी वो किचन चिमनीज जो चलती हैं, कुचीना, वो इसी प्रकार की कंपनी, वो क्या करती है कि सामान वहाँ से खरीदती है, अपना ब्रांड लगाती है और भारत में बेचती है। वो एक इंटरनेशनल कंपनी हो गई। इसके अलावा दूसरा होता है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं ये दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। पर इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो उस देश के हिसाब से ये प्रोडक्ट को कस्टमाइज्ड कर देते हैं, ठीक है। ये सोसाइटी को देखते हैं, मार्केट को देखते हैं और उसके आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि हमें कैसा प्रोडक्ट चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कोलगेट। कोलगेट पामोलिव एक फॉरेन कंपनी है, लेकिन भारत में आने के बाद अभी आपने सुना होगा एक ब्रांड चलता है कोलगेट वेद शक्ति। अब देखिए, यूके की कंपनी है, वो वहाँ वेद कहाँ से आएगा? उनका प्रोडक्ट नहीं है। वो भारत में लोगों की मेंटालिटी को समझते हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जैसे पतंजलि भी अभी बहुत फेमस हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में उन्होंने कोलगेट वेद शक्ति निकाला। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है ये पहले मार्केट एनालाइज करती है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है। तीसरा उदाहरण है ग्लोबल कंपनीज का। देखिए, ग्लोबल कंपनी क्या होती है? ये कंपनी का एक ब्रांड होता है, वो ब्रांड सभी देशों में चलता है। एक इनका जो डिपार्टमेंट रहेगा वो किसी और देश में एलोकेटेड रहेगा और वो डिसाइड करेगा कि उस ब्रांड को इम्प्रूव कैसे करना है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं केएफसी, ठीक है। केएफसी में आपने कभी बर्गर खाए होंगे या मॉल्स में हैं, और नहीं खाए तो खा लीजिए, अच्छा रहता है उनका प्रोडक्ट। और या फिर पेप्सी तो आपने पिया ही होगा। ये पूरी दुनिया में एक ही ब्रांड रखती है और उस ब्रांड को ही प्रमोट किया जाता है। मतलब आप यूएस के वॉशिंगटन डीसी के वाइट हाउस में बैठ के भी पेप्सी पियेंगे और यहाँ छत्तीसगढ़ के किसी होटल में पेप्सी पियेंगे तो पेप्सी सेम है,
ठीक है, हालांकि क्वालिटी में फ़र्क होता है ऐसा कहा जाता है, पर वो छुपी हुई बात है। मेन जो फोकस है कि पेप्सी यानी पेप्सी सेम रहता है वो। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडिया, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि 91 में रिफॉर्म हुआ, उसके पहले भारत में जो सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि जो आर्थिक ताकत है वो कुछ हाथों में सीमित होकर रह जाए। वो चाहते थे सबका विकास होना, कोई एक जगह पे ज़्यादा आर्थिक जमा ना हो जाए और बड़ी बड़ी मोनोपोलीज ना बने। ठीक है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 इसीलिए उस समय ज़्यादा फर्म्स को बड़ी होने नहीं देते थे एक पॉइंट के बाद। ठीक है, आप बिजनेस कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। बैंकों का जो क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर में शामिल किया गया बैंकों को, वो भी इसी के 1969 में वो भी इसी का पार्ट था कि बैंक्स अपने से बड़े भी नहीं हो पाते, ये भी उसका एक रीज़न था। और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में 91 के बाद ये हुआ कि लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई, और इसकी वजह से भारत में जो कि पूंजी का बहुत अभाव था, हमारे पास फॉरेन कैपिटल कम थे, फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम हो गया था, हमारे पास पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे बहुत लंबे समय के लिए। तो उसके बाद लिबरलाइजेशन की नीति के अंतर्गत बहुत सारी विदेशी कंपनियों को भारत में आने का मौका मिला। ये मैंने एक पिक्चर डाली है कि मेन भारत में कौन सी एमएनसीज काम करती हैं, जिसमें है एप्पल, एचपी जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स, सिटी ग्रुप बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी है, पेप्सी, कोको कोला बेवरेजेस हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एफएमसीजी कहा जाता है इन्हें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड है, नेस्ले भी वैसे ही है, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। देखिए एमएनसीज का बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो भारत जैसे देश में जहाँ पर पूंजी का बहुत अभाव है, वहाँ पर कैपिटल या पूंजी हमें मिल जाती है। अंडरटेकिंग ऑफ रिस्क, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है कि वो प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा, ये सब काम के लिए एमएनसीज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सुपीरियर टेक्नोलॉजी आती है विदेशों से, और भारत में मार्केट का विकास होता है। जैसे पिज़्ज़ा का मार्केट ना, भारत में पिज़्ज़ा का मार्केट नहीं था लेकिन अब बहुत बड़ा मार्केट है, तो इस तरह के मार्केट का विकास हो जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, जो मानव पूंजी है उनको बहुत कुछ सीखने मिलता है, यहाँ के लोग विदेश जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, बहुत कुछ सीखने मिलता है। और नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संपदाओं का भी बढ़िया से यूटिलाइजेशन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, अगर आप बेंगलोर जाएंगे तो आप देखेंगे कितने बड़े बड़े SEZ बने हुए हैं वहाँ पे, या मुंबई किसी बड़े शहर में जाइए। इंडस्ट्रीज़ आपस में लिंक होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में फेवरेबल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो कैपिटल अकाउंट सरप्लस से बैलेंस हो जाता है, और बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। अब आइए जानते हैं डीमेरिट्स ऑफ एमएनसी, यानी एमएनसी के क्या नुकसान हुए। कि देखिए एमएनसी होने से इनका कोई कमिटमेंट नहीं होता है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का, ये अपने फ़ायदे के लिए ही आती हैं। इनका एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट। इनको मतलब जैसे हमारे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट है, यहाँ पर इन बहुत रोज़गार देते थे, बहुत जितनी ज़्यादा दे सकते हैं उतना रोज़गार देते, जिससे लोगों का आर्थिक विकास भी होता था और सामाजिक विकास भी होता था। लेकिन एमएनसीज में ऐसा कुछ, उनके लिए सिर्फ एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट। और डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इसमें थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जब विदेशों से ही पूंजी आ जाती है तो हमारे पास सेविंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती, लोगों में सेविंग हैबिट डेवलप नहीं होती, और उसकी वजह से जब सेविंग हैबिट डेवलप इसलिए नहीं होती क्योंकि कैपिटल पे रिटर्न उनको कम मिलता है। ठीक है, और अगला चीज़ है लो गवर्नमेंट रेवेन्यू ड्यू टू ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है कि एक कंपनी अपने खर्चे को डिवाइड करने के लिए, विभाजित करने के लिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग का प्रयोग करती है। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है जो बनाती है साबुन, तो वो मशीनरी क्या करेगी, दूसरी अपने कंपनी जो उसकी विदेश में कंपनी होगी वहाँ से मशीनरी खरीदेगी, जिससे कि उसकी लागत बढ़ जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो वो इसी को ट्रांसफ़र प्राइसिंग के थ्रू गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होती है। देखिए अगला पॉइंट है हैवी कॉस्ट। वो लोग पूरा ट्रांसफ़र नहीं करते हैं टेक्नोलॉजी का, और फॉरेन एक्सचेंज इससे पूरा बाहर चले जाता है प्रॉफिट के रूप में, और यहाँ की खनिज संपदाओं का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगा, अगला पार्ट फिर बनाता है।